हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने लूसेंट की बुक से संविधान की अनुसूचियां डिस्कस कर ली है और हमने प्लेलिस्ट पे हमारे लूसेंट की बना दिए हमारे चैनल में। तो चैनल में लूसेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे हम आगे का। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। तो सुनिए इसको। तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है, रियासती मंत्रालय का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। इस आधार पर जूनागढ़ रियासत जो थी, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। जनमत यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, तो जनमत अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मिलाया गया था। और हैदराबाद की रियासतों को पुलिस की कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था। और जम्मू कश्मीर की रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। ये याद रखना है। एक नोट लिख रखा है, उसको देखते हैं। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के राजनीतिक एकीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है ना। राजनीतिक एकीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनका भी नाम साथ में, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी वीपी मेनन की। वीपी मेनन का पूरा नाम था वपल्ला पंगुनी मेनन, वापल्ला पंगुनी मेनन। ये दोनों, तो इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ इनका भी नाम आप याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है। तो ये समझ में आ गया देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ। अब बात करेंगे हम 7वें नंबर का टॉपिक, भाग 1। यहां से चालू होता है संविधान का भाग 1। भाग 1 संविधान का भाग 1, जिसका नाम है राज्य और उनका राज्य क्षेत्र। संघ और उनका राज्य क्षेत्र, नाम क्या है उसका? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद आते हैं। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद आते हैं। तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद को हमको पढ़ना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं 7वें नंबर का टॉपिक, भाग 1, संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। तो बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद पहली की। तो अनुच्छेद पहला जो है, तो उसके पहले यहां पे देखिए, भारत जो है राज्यों का संघ है। तो भारत एक राज्यों का संघ है, ये कहां लिख रखा है पूछा जाएगा। तो ये अनुच्छेद पहला, आर्टिकल पहले में ये लिख रखा है कि भारत राज्यों का संघ है, ना कि संघों का राज्य है, नहीं, राज्यों का संघ है। इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन ऑफ स्टेट है। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन शब्द भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया, यह भी पूछा जा सकता है। यूनियन शब्द भारतीय संविधान में कनाडा देश से लिया गया है। तो अनुच्छेद पहले में लिख रखा है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है। इसके अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 पहले 29 थे, तो तेलंगाना एक अलग हो गया, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश से जो 2 बन गए थे, जम्मू कश्मीर को जो अलग करके लद्दाख और जम्मू जो बनाया गया था, उन दोनों को मिला के 9 हो गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दादर और नागर हवेली और दमन और दीप को दोनों को मिला दिया गया, विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और उसके पश्चात भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं। और इन दोनों की राजधानी एक ही रखी गई है, जिसका नाम है दमन, है ना। तो दादर और नागर हवेली की राजधानी पहले दमन थी, और दमन और दीप, तो यह समझ में आ गया इनकी राजधानी क्या रखी गई है? दमन। तो इसकी राजधानी क्या रखी गई है? दमन। तो समझ में आ गया, दादर और नागर हवेली की पहले राजधानी थी सिलवासा, दमन और दीप की राजधानी थी दमन। लेकिन ये दोनों को विलय करने के बाद इन दोनों की राजधानी वर्तमान में है दमन। तो याद रखना है,
वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित बोल सकते हैं उनको, लेकिन अगर आप अलग से बोलना चाहे तो 5 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश का मतलब संघ प्रदेश या संघ शासित प्रदेश उनको बोलते हैं जहां पे केंद्र और राज्य विधानसभा दोनों होती है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी काम करती है। तो 3 ऐसे हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी और अपना जम्मू कश्मीर, वहां भी विधानसभा बनी हुई है। तो 3 संघ राज्य है और 5 केंद्र शासित प्रदेश है। और ऐसा ना बोल के इसको ये भी बोल सकते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो समझ में आ गया। अनुसूची पहली में क्या लिख रखा है? आर्टिकल पहले में लिख रखा है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है। बस यहां से इतना याद रखें। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनका क्षेत्र, राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। जो संविधान की पहली अनुसूची है, संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें भी निर्दिष्ट होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो आर्टिकल पहले से याद रखिए, भारत राज्यों का संघ है अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है। बात करेंगे सेकंड, अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 में क्या लिख रखा है? तो आर्टिकल 2 बहुत ही आसान है। आर्टिकल 2 ये बहुत आसान है, काहे कि देखो इसमें भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ के नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। तो संसद को यह अधिकार है या संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 क्या शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को यह शक्ति प्रदान करता है और संसद को यह अधिकार है कि नए राज्यों का भारतीय संघ में विलय, नए राज्यों का भारतीय संघ में विलय या नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद, विधि बना के। तो नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 में यह लिख रखा है कि संसद को यह अधिकार है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है। तो इसी के अनुसार तो प्रवेश हुआ है। जैसे एक बार पुदुचेरी का प्रवेश हुआ था। पुदुचेरी का प्रवेश हुआ 1 नवंबर 1954 को। पुदुचेरी जो फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन था, तो ये पुदुचेरी भारत में मिल गया इतनी तारीख को, भारत को दे दिए उन्होंने, है ना। गोवा मिलता है, गोवा बाद में आके मिला। 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो पुर्तगाली उपनिवेश के अधीन था वो भारत में विलय हो गया, उसका भारत में उसने प्रवेश कर लिया। तो अनुच्छेद 2 के तहत ही वहां प्रवेश किया था, है ना। उसके बाद सिक्किम भी प्रवेश करता है। सिक्किम 22वें राज्य के रूप में भारत में प्रवेश करता है 23 अप्रैल 1975 को। और सिक्किम जो था चोंग्याल वंश का शासन था वहां पर, चोंग्याल वंश का शासन। तो चोंग्याल वंश ने भारत में प्रवेश कर दिया, उसका विलय पत्र के माध्यम से प्रवेश कर दिया। तो इस तरीके से अनुच्छेद 2 के तहत पुदुचेरी, गोवा और सिक्किम भी हमारे भारतीय संघ में आ गए थे, जिनको हम राज्य पुनर्गठन आयोग में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बात करेंगे अब अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस वीडियो को देखो ध्यान से। देखो अब अनुच्छेद 3 क्या कहना चाह रहा है। नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्य क्षेत्र के नामों में और सीमाओं में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। संसद विधि द्वारा कर सकती है, इसका मतलब संसद को यह अधिकार है। संसद को क्या अधिकार है मैं आपको बताता हूं। संसद को यह अधिकार है कि नए राज्यों का गठन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन तथा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। संसद को होगा। संसद 4 तरीके से नए राज्यों का गठन कर सकती है। वो 4 तरीके कौन से हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना। संसद 4 तरीके से नए राज्यों का गठन कर सकती है, 4 तरीके से, है ना। तो संसद 4 तरीके से नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो कौन से नए बता रहा हूं मैं आपको, 4 तरीके से कैसा। तो पहला तो एक राज्य के 2 टुकड़े करके, एक राज्य के 2 टुकड़े करके बना सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक राज्य के 2 टुकड़े करके, जैसे आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, एक तेलंगाना बन गया और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो एक राज्य के 2 टुकड़े करके
दूसरा एक राज्य के कुछ भाग को अलग करके, जैसे एक राज्य को कुछ भाग को अलग कर दिए, जैसे आंध्र प्रदेश का एक भाग को कुछ अलग कर दिए थे और तेलंगाना बना गया था। तीसरे नंबर का दो राज्यों के भागों को आपस में मिलाकर, मान लो मध्य प्रदेश का आधा भाग और छत्तीसगढ़ का आधा भाग या महाराष्ट्र का आधा भाग को मिला के एक विदर्भ बना दिए, तो ये तीसरे नंबर का था। और दो राज्यों को आपस में मिला के एक राज्य बना सकती है, जैसे दो राज्यों को आपस में मिला दिए, छोटे छोटे दो राज्य को आपस में मिला के बना सकती है। तो संसद 4 तरीके से नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो समझ में आ गया अनुच्छेद 3 में क्या लिख रखा है ना। संसद को राज्यों का गठन करने, उनके सीमाओं में परिवर्तन करने और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। 4 तरीके से गठन कर सकती है, एक राज्य के 2 टुकड़े करके, एक राज्य के कुछ भागों को अलग करके, 2 राज्यों के कुछ भागों को मिलाकर और 2 राज्यों को आपस में मिलाकर, यह तरीका है। तो यह अनुच्छेद 3 में लिख रखा है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 4 की, जो यहां पे नहीं लिख रखा है और इंपॉर्टेंट है, वैसे आज तक पेपर में नहीं आया लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। लूसेंट में अनुच्छेद 4 लिखा ही नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद 4 बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देखना जरूरी है। तो अनुच्छेद 4 में यहां लिख रखा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी तरह का चेंज किया जाता है या संशोधन किया जाता है तो वहां संशोधन के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी चेंज हो जाएगा। पहली अनुसूची जो हमने पढ़े हैं और चौथी अनुसूची में भी चेंज हो जाएगा, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या लिख रखा है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद कोई भी कानून बनाता है या चेंज करता है तो वह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, वह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसके तहत वह कानून साधारण बहुमत द्वारा बनाया जा सकता है। इसके तहत अनुच्छेद 4 के तहत अगर संसद कानून बनाता है तो वो साधारण बहुमत से कानून बना सकता है, ना कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके। क्या समझ में आया? ना कि 368 का प्रयोग करके, है ना। तो इसको हम साधारण शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए जाने वाले संवैधानिक संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत। तो इतनी सी बात है, बस इतना सा समझ नहीं है इसमें। अनुच्छेद 4 में कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन या कोई चेंज किया जाता है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं समझा जाएगा, वो संसद साधारण बहुमत से बना सकती है। बस इतना सा है अनुच्छेद 4 में। समझ में आ गया क्या? फिर से बताओ आप। अनुच्छेद 4 में सिर्फ इतना सा लिख रखा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर कोई चेंज किया जाता है तो वो संवैधानिक संशोधन, यानी कोई चेंज किया जाता है तो ये वाले अनुच्छेद के तहत करने की जरूरत नहीं है। 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं समझा जाएगा, वो साधारण बहुमत से संसद कर सकती है ना। वो भी संशोधन कहलाएगा लेकिन ये वाला संवैधानिक संशोधन नहीं कहलाएगा, ये बताया गया। बस इतना सा है। तो समझ में आ गया। भाग पहला क्या था? संविधान का भाग पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद थे। तो पहले अनुच्छेद में क्या लिख रखा है हमने पढ़े अभी। पहले अनुच्छेद में बहुत आसान, जल्दी से निपटा देते हैं। पहले अनुच्छेद में कि इतना सा लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दूसरे में क्या है? नए राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। संसद नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। अनुच्छेद 3 में यहां लिख रखा है कि संसद को यह अधिकार है कि नए राज्यों का गठन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन तथा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। अनुच्छेद 4 में क्या लिख रखा है मैंने बता दिया। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन या चेंज किए जाते हैं या संशोधन किए जाते हैं तो वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, वो साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। वह अनुच्छेद 368 के तहत शामिल नहीं होगा वाला संशोधन, है ना। तो ये समझ में आ गया। बहुत आसान था। हमारा भाग पहला कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो बताना। इसके बाद वाले लेक्चर में हम भारतीय संविधान के पूरे भाग को डिस्कस करने वाले हैं।
तो इस लेक्चर में इतना ही, संविधान सारा कंप्लीट कराएंगे, प्रीवियस वीडियो को भी आप जाके देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।